The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. गुड इवनिंग। आज हम हल करने वाले हैं हिमाचल पीएससी 2015 ईएमओ का पेपर। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए अगले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्वर में सप्त धातुगत मलों का चरक के अनुसार कितने सप्ताह में पाचन हो जाता है? 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में या 4 सप्ताह में? तो जो सप्त धातुगत मल होते हैं वो 1 सप्ताह में उनका पाचन हो जाता है और 8वें दिन इसलिए हम ज्वर को निराम ज्वर कहने लगते हैं। तो ये इसका आंसर 1 सप्ताह है पहले क्वेश्चन का। 1 सप्ताह के बाद जो है 200 सप्त धातुगत मलों का पाचन हो जाता है। यह चरक का जो चैप्टर है ज्वर चिकित्सा का तीसरा, उसमें 276वां श्लोक है इसका। ठीक है, फिर बढ़ते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि मांस मेद स्थित ज्वर हेतु चरक ने क्या प्रक्रिया बताई या क्या चिकित्सा बताइए? मांस धातुगत और मेद धातुगत ज्वर में चरक ने क्या चिकित्सा बताई हुई है? तो मांस और मेद की चिकित्सा एक जैसी होती है। मांस और मेद में जो है विरेचन कराया जाता है और उपवास रखा जाता है, यानी लंघन कराया जाता है। ये मांस मेदगत जो है ज्वर की चिकित्सा है। जहां तक अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो वमन और उपवास। वमन तो हमेशा कफ के लिए होता है जो कि रस धातु में होता है। तो जो रक्त धातुगत जो ज्वर होता है उसमें वमन उपवास होता है। सेक और ये प्रदेय संसमन चिकित्सा जो है वो रक्तगत ज्वर में बताई गई है। तो ये ऑप्शन जो है रक्तगत ज्वर का है और ये ऑप्शन जो है रसगत ज्वर का है। इस टॉपिक से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो ज्वर की धातुगत ज्वर की जो चिकित्सा होती है उसका रिवीजन कर लेना है अच्छे से। चार की ही चिकित्सा पढ़नी पड़ती है क्योंकि दो तो कच्च साध्य होते हैं और शुक्रगत ज्वर क्या होता है वो असाध्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, चरक ने किस प्रमेय में अपतर्पण चिकित्सा बताई है? तो चरक जो है वो वातज चिकित्सा में तो स्नेहन बताते हैं, त्रिघंटकाद स्नेह बताया हुआ है, और लेकिन कफ पित्त ज्वर में अपतर्पण या विरूक्षण चिकित्सा बताइए। अपतर्पण चिकित्सा के लिए भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ विरूक्षण, ये शब्द भी आएगा, है ना। विरूक्षण चिकित्सा का हमें बताइए। तो दोनों का ही आंसर जो है वो है कफ पित्तज प्रमेय। और यह चरक में जो हम प्रमेय की चिकित्सा पढ़ते हैं, चरक चिकित्सा अध्याय जो 6 है उसका 51 श्लोक में आप इसको देख सकते हो, संदर्भ देख सकते हो। फिर आते हैं नील में का उल्लेख किस आचार्य ने किया था? नील में जो है वो पित्तज प्रमेय में आता है। नील में चास पक्षी के समान होता है, तो चरक ने भी बता रखा है, सुश्रुत भागवत। नील में जो है वो सभी आचार्यों ने बता रखा है। तो इसका आंसर चौथे का आंसर क्या है? सभी आचार्यों ने बता रखा है। फिर आते हैं चरक के अनुसार कदर्म विसर्प दोष जन्य कौन से दोष जन्य व्याधि है? तो जो विसर्प होते हैं 3 तो दोषानुसार होते हैं, वाता पित्त कफज। 3 जो है द्वंद्वज होते हैं जिनको क्रमशः बोला जाता है आग्नेय ग्रंथि और कदर्म। आग्नेय ग्रंथि और कदर्म, ये 3 द्वंद्वज जो है विसर्प होते हैं। आग्नेय विसर्प में चूंकि अग्नि है, वीआईपी लोगों को ज्यादा होती है, वात पित्त दोष होता है, ग्रंथि होना बहुत खराब है, वात कफ। और कदर्म जो होता है वो पित्त कफ के कारण होता है। कीचड़ जो है उसके लिए पित्त और कफ चाहिए, तो कदम विसर्प का आंसर जो होता है वो पित्त कफज होता है। 5वें का आंसर क्या है? पित्त कफज। ठीक, अब बढ़ते हैं 6वें में। 6वें का आंसर बताओ जल्दी क्या है? निम्नलिखित में से किस व्याधि हेतु द्विउत्तर हिंगवादी चूर्ण का वर्णन नहीं है? जब नहीं है उस चीज को अच्छे से गौर करो कि नहीं है पूछा गया है, क्योंकि ये मालूम है सबकी उदावर्त में देते हैं
ऊर्ध्ववाद में देते हैं, ये सबको मालूम है। पहली चीज तो जो हिंगू द्वित्वर चूर्ण है, यह चरक में, जो चरक का 26वां चैप्टर है जिसको त्रिमर्म चिकित्सा है, उसमें बताया गया है। ये उदावती चिकित्सा के अंतर्गत 26वें अध्याय का 20वां श्लोक है इसका। और वहां पे बताया गया है कि हिंदुत्तर हिंगवादी चूर्ण जो है वो आना में देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा विसूचिका में देना चाहिए, यानी अग्नि विकार जो होते हैं उनमें काम कर रहा है क्योंकि इनमें गैस बनती है, विसूचिका में दे सकते हैं आप। इसके अलावा हृदय रोग में दे सकते हैं आप। हृदय वाला तो टॉपिक ही चल रहा होता है, उसी में इसका वर्णन आता है। हृदय रोग में दे सकते हैं, गुल्म में दे सकते हैं। इसके अलावा ऊर्ध्व समीर्ण, समीरणा लिखा है जिसको अपन ऊर्ध्ववात कह सकते हैं, और ऊर्ध्ववात या जिसको उदावर्त कहते हैं, वो यहाँ पर बताया गया। तो इतने सारे रोगों में चरक ने बताया है कि हिंगू द्वित्वरादि चूर्ण दे सकते हैं। और यहाँ आंसर चूंकि वातरक्त नहीं है, वातरक्त में वैसे ही कोई भी जो है गैस बनने का सवाल पैदा नहीं होता, तो वातरक्त तो वैसे भी लॉजिकली भी सही हो जाता। अब बढ़ते हैं, भाव प्रकाश ने शीतल जल का नस्य किसमें बताया हुआ है। यहाँ इसका आंसर जो है डी है सभी में। अब बाहु मन स्तंभ और ऊर्जत्व विकार सभी में जो है भाव प्रकाश ने शीतल जल का नस्य देने के लिए कहा है। टिपिकल क्वेश्चन है, आता है ये। फिर आते हैं चर का अनुसार भगवादिवीर निष्क्रिय निम्नलिखित में से किस मध्य का लक्षण है। तो अपन ने कहा था कि पहले में मोर वो जो है व्यक्ति हर्ष होता है, खुश प्रसन्न होता है, प्रीति दिखाता है, अन्न अच्छा लगता है, दोस्तों उसको गाने वाने सुनने अच्छे लगते हैं। और दूसरे में वो भूल जाता है कि उसने क्या ऑर्डर दिया था, यानी मोर स्मृति मोर नाश होता है। और तीसरे जो मध्य की स्टेज होती है उसमें व्यक्ति पड़ा नहीं, निष्क्रिय पड़ा रहता है गटर में, है ना, कहाँ पड़ा है उसको खुद होश नहीं रहता। तो निष्क्रिय जो है वो तृतीय मद का होता है, मद की जो थर्ड स्टेज का होता है। ये चीज हमने पहले भी गौर कर रखी है ना। केवल माधव निदान है जिनने मद की चार अवस्थाएं बताई, बाकी चरक सुसुप्त तीन ही बताते हैं। ये जो 24वां चैप्टर है मदात्य का, उसमें 48 नंबर का श्लोक है, वहां से ये पूछा गया है। निष्क्रिय जो है कौन से मद का स्टेज के मद का लक्षण है, तो उसका आंसर है तृतीय मद का। और 9वें क्वेश्चन में 9वां क्वेश्चन है, चर का अनुसार यज्ञो पवीत प्रतिमा समान पीड़िकाओं का निम्न में से क्या नाम है। तो जो हम ब्रह्मास्त्र बैच पढ़ रहे हैं उसका यही फायदा है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जब हमने HPPSC 2012 का क्वेश्चन पेपर लगाया था तब भी यह क्वेश्चन आया था, उसका क्वेश्चन नंबर था 62। तो ये प्रकार से रिपीट हुआ है। यज्ञोपवीत प्रतिमा की जो पीड़िकाएं हैं वह कक्षा में देखने को मिलती हैं, कक्षा का है इसका। और ये इसका प्रकरण आप जानना चाहते हो तो चरक में जो शोध चैप्टर है जो कि 12वां अध्याय है उसमें 92 श्लोक में आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, अगले फिर से पूछा गया है 2 साल बाद, 2012 में था, 15 में फिर से आया। फिर आओ नाभि, ऊपरी नाभि के ऊपर गोपुच्छ के समान शोध किस में आता है। तो दो क्वेश्चन आते हैं, नाभि के नीचे किस में होता है, नाभि के ऊपर किस में होता है। तो नाभि के नीचे जो है वो छिद्रोदर में होता है, छेद हो जाता है, और बदगुदोदर में नीचे से रुक जाता है, तो जब सब चीजें ऊपर की हो जाती हैं। तो नाभि र ऊपरी गोपुच्छ के समान शोध जो है वो बदगुदोदर में देखने को मिलता है। चरक ने ही बताया है, चरक का जो अपन उधर वाला 13वां चैप्टर पढ़ते हैं चरक संहिता का, उसमें ये 41 का श्लोक है, उसमें आपको मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, नोट्स में भी है। फिर और चरक ने अगध वेद सिंधु प्रवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो ये श्लोक जो है वो सिंधु रूपी औसत के संदर्भ में आया है कि औषधियां समुद्र के समान होती हैं, उनको बहुत ढूंढ के समझ के लिखा जाता है, ऐसा वर्णन है। फिर आते हैं 12वें में, आचार्य सुश्रुत ने विशेष रूप से षडधरण योग का प्रयोग किस उसमें बताया है। तो जल्दी लिखे कमेंट बॉक्स में, किसमें बताया, अमाशय के बाद में कि पक्वाशय के बाद में, बस्ती में कि शुक्रवत में। सभी को मालूम है कि जो है षडधरण योग जो है वो क्या में देते हैं, अमाशय बाद में देते हैं। षडधरण योग में 6 चीजें होती हैं जिनको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। चेक, चेक दी पावर,
इसमें चित्रक, हरित की, अतिविसा, इंद्रियक, कुटकी और पाठा होता है। जो अपन 6 चीजें रहती हैं उनको दिया जाता है। अमाशय गत बाद में दिया जाता है और 7 दिन तक दिया जाता है, 7 दिन तक देते हैं और वो भी सुपोष्ण जल से देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी सब इसमें से आते हैं, सुपोष्ण जल के साथ देते हैं, ये क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। 7 रात्रि यहाँ मतलब मैंने 7 दिन नहीं, वो 7 रात्रि आता है, बिल्कुल सही। फिर आओ, अष्टांग हृदय के अनुसार कांस का उपद्रव नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं क्योंकि अभी हमने एमपीपीएससी 2015 में पढ़ा था कि रक्त पित्त का उपद्रव नहीं है ना। तो वहां पर भी रक्त पित्त का उपद्रव का आंसर हिक्का ही था, और यहाँ पर कांस का उपद्रव जो है उसका भी आंसर वही है। क्वेश्चन में ज्यादा आंसर में अंतर नहीं है, क्वेश्चन जरूर बदल गया, तो आंसर सेम है, इसमें भी हिक्का नहीं होता है। कांस में श्वास तो होता ही है, राजक्षमा होता ही है ना। छर्दी भी आती है कांस में, है ना। स्टीवन होता है, छर्दी होता है, ये हिक्का इसमें नहीं आता है। फिर आप चरक ने दद्रु को किस दोष प्रधान व्याधि माना है? तो जो उसमें जो चरक में जो टोटल 11 होते हैं क्षुद्रकुष्ठ, आपको मालूम होना चाहिए। उसके सभी में कफ दोष तो होता ही है कुष्ठ में। तो 1 से 5 जो होते हैं वो उसमें वात कफ दोष होता है। 6 से 10 के जो होते हैं उसमें पित्त कफ दोष होता है। और जो लास्ट का विचर्चिका होता है 11वें नंबर पे जो विचर्चिका आता है वो कफ दोषज होता है। ये इसको याद रखने का तरीका है। तो एक चर्म कीट ने काटा दद्रु पर, है ना। अब ऐसा करके अपना फॉर्मूला है उसमें। तो एक कीट और चर्म कीट अलसक विपादिका, यहाँ तक तो बात कफज होते हैं। उसके बाद में दद्रु की चर्म पे काटा, वो वाले सब पित्त कफज होते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए? पित्त कफज, है ना। कफज वाली जो होती है वो केवल जो कफ दोष होता है वो विचर्चिका होती है। दद्रु जो आएगा वो 5 के बाद आएगा, तो वो पित्त कफज होता है, इतना आपको मालूम होगा मेरे ख्याल से। फिर आचार्य चरक ने पंचगव्य घृत को निम्न में से किसमें निर्दिष्ट नहीं किया है? उन्माद में निर्दिष्ट नहीं, क्योंकि कहाँ नहीं बताया, बताया तो अपस्मार में, किसमें नहीं बताया तो उन्माद में। चरक में अगर हम चरक का जो चैप्टर ढूंढे 10वां जो अपस्मार का है, उसमें ये 17 नंबर का श्लोक है। पंचगव्य घृत के बारे में जो है चरक कहते हैं कि सिद्धम पिबेत अपस्मार कामला ज्वर नाशना। है ना। एक अपन ने जैक करके फॉर्मूला भी बनाया था, ज्वर, कामला और अपस्मार, जैक एंड जिल, है ना। ये पंच गवघृत जो है उसका आंसर है कि उन्माद में नहीं देते, बाकी सब में है, ज्वर में, अपस्मार में, कामला में निर्दिष्ट बताया गया है। ठीक। फिर आते हैं मम्स का मुख्य कारण क्या है? तो यही क्वेश्चन है जो कई लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको फायदा किया है क्योंकि एमपीपीएससी में भी ये आया था। एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया था कि गल्स हुआ यानी मम्स जो होता है वो कैसे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर उसका 56 था एमपीपीएससी का। और जो है विषाणु यानी वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है ये, उसमें विषाणु आंसर था। तो ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया, उसी को कॉपी कर लिया गया वहां पर। फिर आते हैं जापान में होने वाला कावासाकी रोग किस आयु से संबंधित है? वो क्या होता है? एक प्रकार का एक्यूट एक्यूट फेब्राइल यानी बुखार आता है इसमें, एक्यूट फेब्राइल इलनेस है। एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों को बुखार आता है, कावासाकी डिसीज केडी के नाम से जानते हैं, और ये बाल अवस्था में होती है, यंगर देन 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें ये देखने को मिलती है। क्वेश्चन में 18वां क्वेश्चन है
जियार्डिया लेम्बिया क्या है? तो सभी को मालूम है जियार्डिया लेम्बिया जो है वो एक परजीवी होता है, हाथ में पाया जाने वाला परजीवी है। फिर आए सूत्रकृमि यानी राउंड वर्म की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? तो राउंड वर्म जो है लगभग 20 से 35 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। क्लब फुट विकृति है जन्म के पश्चात होने वाली जन्मजात संक्रमण जन या कैंसर जन्म। तो क्लब फुट विकृति यानी इसमें पांव टेढ़ा होता है, नीचे की तरफ होता है, वो एक जो है जन्मजात होने वाला डिफॉर्मिलिटीज है। इसको क्लब फुट का मतलब होता है फुट यानी जो पैर है, दैट टर्न इन एंड अंडर, यानी पैर जो है टेढ़ा हो जाता है और अंदर की तरफ चला जाता है। डिफॉर्मिलिटीज की बीमारी है जो कि जन्म से ही होती है, उसको क्लब फुट कहते हैं। फिर बढ़ते हैं मानसिक मंदता में तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? कोई विकृति नहीं होती, मस्तिष्क में द्राव हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, अर्बुद हो सकता है। मानसिक मंदता में कोई तंत्रिका तंत्र में कोई चेंज नहीं होता, कोई विकृति नहीं होती। कोई आपसे बोले कि क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, तो भूसा भरा होने का मतलब ये नहीं है कि वो दिमाग में कोई विकृति है, वो बोलने की बात है, कोई विकृति नहीं होती है। फिर आओ आचार 22वें क्वेश्चन में, आचार चरक के अनुसार आकाश से गिरा हुआ जल निम्नलिखित में से किन गुणों से युक्त होता है? ये चरक जब हम पढ़ते हैं तो चरक में सूत्र स्थान में जब 27वां चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें जल वर्ग आता है उसमें 197 नंबर का श्लोक है, उसमें ये कहा गया है कि जो आकाश से गिरा हुआ जल होता है वो कैसा होता है? शीतोष्ण होता है। जैसे कभी कभी ओले के रूप में गिरता है तो शीत होता है, ठीक है, कभी कभी प्रावट ऋतु में गिरता है उष्ण होता है, शीतोष्ण होता है, कभी कभी हमें स्निग्ध महसूस होता है, कभी कभी रूक्ष महसूस होता है। तो शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष सभी गुणों दोनों गुणों वाला होता है, शीत भी होता है, उष्ण भी होता है, स्निग्ध भी होता है, रूक्ष भी होता है। इसका आंसर है डी। फिर में आओ निम्न में से किसके वेग धारण करने से कंठास शोष श्रम साध हृदय पीड़िका और बाधिर लक्षणों की उत्पत्ति होती है? तो ये क्वेश्चन पहले भी अभी अपन ने रिसेंटली पढ़ा है। बाधिर किसके वेग धारण करने से होता है? अभी अभी रिसेंटली हमने पेपर लगाया था, वो था उत्तराखंड पीएससी का पेपर था जो कि अभी 2022 में ही हुई है। उसमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 तो 76 वाला क्वेश्चन था कि किस वेग का धारण करने से बाधिर होता है, तो आंसर क्या है? तृष्णा। फिर आओ चरक के अनुसार मधु जो है कौन सा मधु श्रेष्ठ होता है? माक्षिक ब्राह्मण चौथ की पैतृक। तो चरक के अनुसार जो है माक्षिक मधु जो है वो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ की जगह वहां पर संस्कृत में लिखा रहता है प्रवर, प्रवर होता है, प्रवरम। और भ्रामर जो है वो सबसे गुरु होता है, भ्रामर गुरु होता है और मार्क्सिक प्रवर यानी श्रेष्ठ होता है, प्रवर को बोलते हैं श्रेष्ठ। फिर और चरक ने उत्तम जल का रस बताया है, तिक्त लवण, अम्ल लवण, कटु तिक्त, मधुर कषाय। तो ये ऑप्शन इसमें सही करना पड़ेगा अपन को, जबकि ये ऑप्शन सही नहीं है। एक्चुअल में जो चरक में बताया गया है वो ईसत कषाय मधुर होता है, हल्का कषाय मधुर होता है। एग्जैक्ट लाइन ये है, ईसत कथा कषाय मधुर होता है। कहाँ मिलेगा आपको? तो वहीं चरक सूत्र स्थान में जहाँ हम 27वें अध्याय में जल वर्ग पढ़ते हैं वहां पर 203 नंबर का श्लोक है, ठीक है, वहां पर ये दिया हुआ है। फिर आते हैं आचार्य चरक अनुसार नित्य प्रयुक्त करने वाला व्यंजन कौन सा है? तो आचार्य चरक के अनुसार तो है स्वभिरंजन, है ना। स्वभिरंजन के स्रोत व्यंजन किसने बताया है? सुश्रुत ने बताया है, सुश्रुत ने स्रोत व्यंजन बताया, सुश्रुत सर्जरी के स्रोत हैं। यहाँ आंसर होगा स्वभिरंजन। चरक में चरक वीर है, चरक जो है वो वीर है, चलते रहते हैं, और सुश्रुत स्रोत हैं। फिर आओ सुश्रुत अनुसार निदाग से तात्पर्य किस ऋतु से है? ये नोट्स में लिखा हुआ है, घर्म काले घर्मांते निगाने तापात्य किसके लिए कहा जाता है? तो निदाग जो है वो किसका पर्याय है? ग्रीष्म ऋतु का पर्याय बताया गया। कहाँ मिलेगा आपको? तो जब सुश्रुत संहिता का उत्तर तंत्र में जो है ऋतुचर्या वाला चैप्टर पढ़ते हो जो कि 64वां है, उसमें आपको ये मिल जाएगा, 40वां सूत्र है उसका। फिर आते हैं सुश्रुत ने मांस
रस किस ऋतु में उपयोग करने के लिए कहा है? तो मांस रस जो है सुश्रुत में प्रावट्य के लिए कहा है ना, प्रावट्य में थोड़ा बल कम हो रहा है तो उसकी पूर्ति के लिए कहा है। ये भी सुश्रुत में उत्तर दंत में जहाँ ऋतुचर्या का वर्णन है, जो मतलब 64वां अध्याय है, उसका 46वां श्लोक है। याद रखना है, आगे से आपको नया क्वेश्चन बनाया है, दूध मांस रस सब यूज करने को बोला है प्रावट्य में। फिर और चरक ने प्रायोगिक धूमपान के कितने काल बताए? तो चरक में प्रायोगिक धूमपान के काल कितने हैं? जल्दी बताएं। चरक में तो हर चीज 8 ही रहती है, तो 8 बताएं, है ना। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार निग्रह हेतवा नहीं है, तो निग्रह हेतु यानी उपचार को ही कहते हैं एक प्रकार से। संशोधन समन आहार आता है, विहार नहीं आता है, वेग निग्रह नहीं आता है। तो इसका आंसर जो है वेग निग्रह है। संशोधन समन आहार आचार, आहार आचार ये 4 होते हैं निग्रह हेतु, जो कि पहले ही चैप्टर में बताए हैं। सुश्रुत के सूत्र स्थान का जो पहले ही चैप्टर है, वेदोत्पत्ति जो चैप्टर कहते हैं, उसमें ये बताया गया। तेरह सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक शल्य चिकित्सा का कारण नहीं है? सौर्यम आसु क्रिया शस्त दक्षिणम आवेपितु आस्वेदस। आस्वेदस होता है, श्वेत नहीं आना चाहिए, श्वेत का प्रभाव नहीं होना चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए। सर्जन को पसीना आएगा तो फिर उससे इन्फेक्शन कैरी होकर मरीज को हो सकता है। तेरह सुश्रुत के अनुसार शीत वर्षा अनिल दग्धे, शीत वर्षा अनिल दग्धे यानी कि आप बारिश में ठंड में भीग गए, ठंडे पानी की, जैसे पहाड़ों पे जो पानी नहीं होता ठंडा होता है उसमें गिर गए, उसमें भीग गए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो एक आपको थोड़ा स्निग्धता करना है, मालिश मालिश करके, और उष्ण उपचार करना है। इसकी चिकित्सा स्निग्ध एवं उष्ण उपचार बताई गई है सुश्रुत में। सुश्रुत सूत्र स्थान में जो अग्निकर्म का चैप्टर है 12वां, वहां पर इसका उल्लेख आता है। 37वां श्लोक है। जैसे वो वज्र अग्नि जो वज्रपात यानी जो है आकाशीय बिजली गिरती है, उसमें अपन चिकित्सा बताई है, वैसे ही इसमें स्निग्ध उष्ण चिकित्सा बताई है। फिर आप सुश्रुत के अनुसार अविदग्ध सोप में हितकर है, तो सुश्रुत अविदग्ध सोप से आलेपनम, आलेपन जो है वो हितकर बताया गया। लेप लगाओगे, आलेपन करोगे। फिर आते हैं 34वें में सुश्रुत के अनुसार कटी कपाल वेदना कंडूर दाह सोप गुदश्च भवति किसका पूर्ण रूप है? ये अपन ने एमपीपीएससी का पेपर लगाया था, जो शायद पहले ही पेपर था अपना लगाया होगा, वो था आयुर्वेदा जो है एक्सपर्ट का, जो है स्पेशलिस्ट का, जो कि एग्जाम हुई थी 2017 में। उसमें मैंने बोला था ना बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे इसके, उसका क्वेश्चन नंबर 56 है। इससे पहले भी पूछा जा चुका है ये। फिर आए सुश्रुत के अनुसार शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि किसके लिए? तो जो मेदोज ग्रंथि होती है वो शरीर के घटने बढ़ने के साथ में घटने बढ़ने वाली होती है, और ऐसे ही मेदोज गलगंड भी होता है, शरीर के बढ़ने घटने के साथ बढ़ने घटने वाला होता है। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार मशक, है ना, मस्सा जो है काले तिल, वो दाल उड़द की दाल जैसा होता है, तो अपन उसमें बात दोष बताया गया है सुश्रुत में, मशक जो होते हैं वो बात दोष, बात के उसके कारण होते हैं। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार पांचवी कौन सी कला होती है? तो पांचवी जो है पूरी तरह कला होती है, षष्ठी पित्तधरा कला होती है, तुम जानती हैं। सुश्रुत के अनुसार हाथ में कितने कूर्च होते हैं? तो सुश्रुत ने जो है कुल कूच, जो कूर्च होते हैं वो मैंने कहा था कि गोल चीजों में रहते हैं, उनकी संख्या 6 बताई। हाथ जो है उसमें क्योंकि 2 संख्या में 2 होते हैं, पाद जो है पैर 2 संख्या में 2 होते हैं, ग्रीवा भी गोल होती है, ग्रीवा में भी 2 एक होता है, और मेड में एक होता है, ऐसा करके टोटल 6 हो जाते हैं। इसका आंसर यहाँ पर 2 है ना। 38 का आंसर क्या है? 2। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार शीतल आलेपन और परिसेक निम्न में से किसमें करना चाहिए? तो जब हम सुश्रुत चिकित्सा पढ़ते हैं भग्न में सद्योवरण में, तो वहां पर छिन्न भिन्न विद्य की अलग चिकित्सा बताते हैं, और पिच्चित और विघ्रस्ट जो है उसकी चिकित्सा इकट्ठी ही बताई जाती है, श्लोक में इकट्ठी आती है। तो यहाँ पर ये शीतल आलेप परिसेक जो है वो दोनों भी करते हैं, दोनों की चिकित्सा होती है। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार क्रमि उत्पन्न करना कौन से अर्बुद की चिकित्सा है? ये नोट्स में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपज अर्बुद में क्रमि उत्पन्न करना उसकी चिकित्सा होती है। क्रमि उत्पन्न हो जाएगा
तो सड़ेगा, पकेगा, पकेगा, चीरा लगाएंगे, काट के अलग कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तो कृमि उत्पन्न करना कफज अरोध की चिकित्सा है। फिर आप सुश्रुत के अनुसार यौवन पीड़िका की चिकित्सा में नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत बने इस एग्जाम में। तो यौवन पीड़िका में भवन कराने के लिए बताया गया है और लेप लगाने के लिए बोला है। विरेचन उसमें नहीं होता है। तो क्या चीज नहीं है? विरेचन यौन पीड़िका की चिकित्सा में नहीं आता है। फिर आप सुश्रुत के अनुसार अनुसाई पीड़िका किस दोष से उत्पन्न होती है? यहाँ आपको समझ में आओ कि जो है सुश्रुत में जो है क्षुद्र रोगों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुसाई नाम की जो पीड़िका होती है वो कफ दोष के कारण होती है। छेदन करते हैं। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार अभ्यंतर विधिधि नाशक गण कौन सा होता है? तो वीर तरवादी गण तो है मूत्रगच्छ, मूत्राघात, असमरी, सरगरा मूत्राघात नाशक होता है। सालसरादी जो है प्रमेय नाशक होता है। ये सालसरादी जो है प्रमेय में काम में आता है। ये बीतरवादी गण जो है वो असमरी, सरकरा, मूत्रकच्छ और मूत्राघात में काम में आता है। ये कुष्ठ में, ज्वर, इसमें काम में आता है। अरुणादि गण जो है वो अंतर विधि नाशक होता है। ये क्वेश्चन भी बीएचयू में पहले पूछा जा चुका है। जब हम ऑल इंडिया बीजीटी में बीएचयू का पेपर हल करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। फिर आए विसर्गादान विक्षेप सोमः सूर्य अनिलस तथा का वर्णन सुश्रुत संहिता में किस स्थान में किया गया है? तो जैसे सोम, सूर्य, अनिल, ठीक है, इनके गुण चेंज होते हैं विसर्ग और आदान में, वैसे ही वात पित्त कफ चेंज होते हैं। ये सुश्रुत ने कहाँ कहा है? जहाँ वात पित्त कफ के बारे में बताया गया होगा। वात पित्त के कफ के बारे में सुश्रुत में कहाँ बताया गया है? सुश्रुत संहिता में सूत स्थान का जो अध्याय है जिसका नाम है व्रण प्रश्न अध्याय, जहाँ पर वात पित्त कफ के गुण बताए हैं, यहाँ पर उसका 8वां श्लोक है, ये सूत स्थान का है, नोट्स में है ये। फिर आप सुश्रुत के अनुसार दंत मूल गत रोग है ना? इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। दालन का भी क्वेश्चन अपन ने देखा था, वो पूछा गया था। दंत मूल में आता है सुबह सुबह दातुन यानी ये दंत पुट आता है, ये अपन को अच्छे से पढ़ने से याद है। सुबह सुबह दातुन ये तो दंत गत रोग होते हैं, कृमि दंत, दंत। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार बलय रोग में निम्नलिखित में से किस दोष की प्रधानता? बलय यानी रिंग होती है, रिंग बिना कफ के नहीं बनेगी, तो बलय कफ के कारण होता है। फिर आओ सुश्रुत ने रक्त सरसप सन्निभा किसके लिए कहा है? पीड़िका नाती महती है ना, क्षुद्रपाका, रक्त सरसप सन्निभा, वो पोतकी जो है पोतकी के लिए आता है। पोतकी के लिए सुश्रुत में रक्त सरसप आता है और मागवट में श्वेत सरसप निभम आता है। फिर आए सुश्रुत ने सुचेव विद्धम प्रतिवादी, सुई से जिसने छेद किया गया ऐसा कौन सा प्रतीत होता है? तो वो नेत्र रोग था सावरण शुक्ल। सावरण शुक्ल में ऐसा लगता है कि ऊपर से सुई से चुभाया गया हो। आवरण में, आवरण छाता है, सफेदी छाती है और अक्षिपागत में पूरा पूछ संचित होने से कवर हो जाता है। और अजका जात में आंख कोलैप्स हो जाती है और अंदर से बकरी की अजा पुलिस के समान में स्राव निकलने लगता है। सुश्रुत ने अभिसंध और अधिमंत में किस ग्रह से स्नान कराने के लिए बोला है? पुराण ग्रह है उसका आंसर, पुराण ग्रह से कराते हैं। त्रिफला ग्रह तो ये त्रिवत ग्रह से तो विरेचन कराते, स्नान नहीं कराते। फिर आप सुश्रुत ने लेखन रोगों की संख्या कितनी बताई? जहाँ भी फंडे हो उनको तुरंत लगाओ। किसी की राइटिंग अच्छी होती है तो उसको 9 में से 10 में से 9 नंबर मिल जाते हैं। राइटिंग अच्छी होती तो यहाँ पर आंसर 9। छेदन होते थे 11, एक पे एक गोली मार के छेद दिया। वेदन होते थे 15, ये आंसर है 9। सुश्रुत ने पक उदम्बर सन्निभा निम्न में से किस रोग के लिए लिखा हुआ है ना? आतादिमन में इतना लिखा है कि वातिक अधिमन की परीक्षा से होता है। सिरोपाद में इतना लिखा है कि क्षण भर में जो है कलर जो है रक्त हो जाता है, रेड कलर कन्वर्ट हो जाता है। अनुतोबाद तो अलग ही रोग है। इसका आंसर जो है सासो बक्षीपाग है। पक्वदम्बर सन्निभाव जो है सासो बक्षीपाग में देखने को मिलता है। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार पर्वणिका में कितना छेदन करना चाहिए? तो पर्वणिका में अपन ने पर्व पढ़ा था, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारे महापर्व होते हैं उनमें हमको हाफ डे की छुट्टी, आधा दिन छुट्टी मिलती है, तो आधा इसमें काटते हैं, अग्र भाग का आधा जो है काटा जाता है पर्व को।
के अनुसार प्रशस्त जो है शलाका की लंबाई कितनी होती है? तो मुकुलाकार होती है, कलाय परिमंडलम होती है और प्रशस्त शलाका 8 अंगुल लंबी बताइए। सुश्रुत के अनुसार कुकुणक मूलतः कौन सा रोग है? कुकुणक तो अभी अपन ने पढ़ा ही है। इससे पहले अपन ये क्वेश्चन आया है, मतलब थोड़ा सा सिंपल भाषा में आया है, लेकिन अगर यूके पीएससी का पेपर अपन देखें, यूके पीएससी जो अभी आया था 2022 वाला, उसमें भी क्वेश्चन था एक कुकुणक के बारे में, कहाँ कौन से स्थानगत रोग है, गुदा नेत्र इस टाइप से 84 वाला क्वेश्चन था वहाँ पर। तो बच्चों के अच्छी वर्ग में होने वाला शोध है कुकुणक। सुश्रुत के अनुसार फिर आओ, सुश्रुत के अनुसार नासागत रक्तपित्त के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। सुश्रुत ने यस्मात् दूषिते धातु तस्मात् दूषी विषम स्मृतम कहा है। जिसमें जो है धातुएं दूषित होती है वो कौन होता है? दूषी विष होता है। फिर सुश्रुत ने आग्नेय कीट की संख्या कितनी बताई है? मैं आपको पुराने पेपर ब्रह्मास्त्र को चलाना सिखा रहा हूँ। तो अब मैंने जब पहला पेपर का पहला क्वेश्चन हल कराया था ब्रह्मास्त्र बैच का, एमबीपीएससी का कोई पेपर था, वो आयुर्वेदा एक्सपर्ट का वो था, स्पेशलिस्ट का था, 2017 का पेपर था और उसका क्वेश्चन नंबर पहला ही था। और उसमें क्वेश्चन था कि कीट विष की संख्या कितनी होती है। उसमें क्वेश्चन था कीट विष की संख्या कितनी होती है? 67। वहाँ मैंने आपको समझाया था कि कीट बातज कितने होते हैं? 18 होते हैं। पित्तज कितने होते हैं? 24 होते हैं। और कफज कितने होते हैं? 13 होते हैं। और सन्निपातज कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो अगर आपने जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ा तो तुरंत आग्नेय कीट यानी पित्तज कीट की संख्या कितनी है यहाँ पर? 24। ये फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार अलजी नेत्र रोग किस भाग में होता है? पर्वणि गलजा, संधिगता, रोगा नभा, है ना, संधिगत रोग है, 9 रोगों में आता है। सोपनका, सोपनापा, उपनाहा, है ना, पर्वणि अलजी। सुश्रुत के अनुसार पित्तजन्य नेत्र रोग में फुटपाक की अवधि होती है। तो अपने याद करने के फंडे बने की दो चीजें होती है, एक तर्पण होता है, फुटपाक। फुटपाक में पाक आता है, पाक यानी खाना पकना डेली होता है। तो अपन ने याद किया था पाक कितना होता है? वातज में 1 दिन रहेगा, पित्त में 2 दिन होता है और कफ में जो है वो 3 दिन होता है। ऐसा करके फॉर्मूला था। जबकि तर्पण में अलग फॉर्मूला था। तर्पण में अपन 1 दिन छोड़ के करा रहे थे, है ना। तर्पण 1 दिन छोड़ के होता था, पाक डेली होता है। तो पित्त में कितना होना चाहिए? 2 दिन। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार श्रोणति शब्दान विभिस्तता नरा किसके लिखा है? विभित। तो अपना याद करते समय फंडा बताया था, नाद का मतलब होता है जिसमें नाना प्रकार की आवाजें आती है। नाद में नाना प्रकार की आवाजें आती है कान में, ठीक है। और ये छोएड़ में वेणु घोषोपम, बांसुरी की आवाज कान में गूंजती है। ये 2 क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं। यहाँ आंसर कर्णनाद है। नाना प्रकार की आवाजें किसमें आती है? कर्णनाद में आती है। इसके बाद बढ़ते हैं सुश्रुत के अनुसार भग्न के कितने भेद होते हैं? तो भग्न के भेद तो इन्होंने 12 बताए हैं। तो यहाँ 12 ऑप्शन तो है नहीं है। तो पहले 2 संक्षेप भेद बताए, एक होता है कांड भग्न और एक होता है संधि चौथी। पहले 2 भेद करते हैं, वो कांड भग्न, है ना, और दूसरा बताते हैं संधि चौथी, डिसलोकेशन। ऐसे करते हो। फिर आओ 62वां सुश्रुत के अनुसार दंत जिसमें सदा गति निमित्त जा, सदा गति होती है और जो है, तो अगर इतने बार से दालन पूछा जा रहा है, दालन क्या है, दालन क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है और आपने एक बार भी रिवाइज कर लिया, भैया मैं पढ़ तो लूँ, दालन इतना पूछा जा रहा है, तो आपसे फिर ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या है? दालन। फिर आज सुश्रुत ने ऋतुकाल में किस प्रकार के बिछौने पर सोने का निर्देश दिया है? तो ये क्वेश्चन का आंसर है दर्भ संस्था। हमारे लिए नया नहीं है क्योंकि हम ये 2015 का पेपर हल कर रहे हैं, लेकिन रायपुर पीजी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दर्भ संस्था सैनिक किसके लिए कहा गया है? ऋतुमती के लिए कहा गया है। क्योंकि ये लाइन पहले पड़ी हुई है तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता। दर्भ संस्था कहा गया है।
फिर आओ, प्रिय कथाम किसके लिए कहा है? तो जो है प्रिय कथाम उन वो वाला जो है श्लोक ऋतुमती के लिए कहते हैं। पीन प्रसन्न बदना आत्म नाम प्रिय कथाम ऋतुमती के लिए। सुश्रुत के अनुसार 5वें महीने में गर्भ में क्या होता है? तो ये इसके तो अपने फंडे हैं, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। बुद्धि जो है उसको सिक्स सेंस कहते हैं, तो वो तो 6वें महीने में आती है। मन बुद्धि बुद्धिबुद्धितर जो है वो 5वें महीने का होता है, इसलिए इसका आंसर मन प्रति हो गया। सर्वांग अंग प्रत्यक जो है वो तीसरे में बन जाते हैं। नेरियम इंडिकम किस द्रव का वानस्पतिक नाम है? नेरियम इंडिकम विश्व में आता है, तो टॉक्सोलॉजी में भी इसको पढ़ना पड़ता है कि करबीर का होता है। कलेहारी का तो ग्लाइकोराइजा सुपरबा होता है, करबीर का है ही। कांचनार का रस कैसा होता है? कांचनार का रस अगर मीठा होता है तो सभी उसके पत्ते खा लेते हैं भाई, कड़वा होता है तो कोई खाता नहीं। लेकिन कांचनार की भाजी बनती है, भाजी माजी जितनी चीजें को बनती है ज्यादातर वो कसाय होती है। कांचनार क्या होती है? कांचनार का रस क्या है? कसाय, है ना। अस्सी फल जो है वो संयोनक को कहते हैं। नया क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखना है, संयोनक के लिए कहा है अस्सी फल। सर्वातिशायी द्रव स्वभाव, है ना, सभी रसों को दबा के जो अपना स्वभाव दिखाता है वो क्या कहलाता है? प्रभाव। प्रभाव के लिए कहा गया है। अष्टांग हृदय के अनुसार व्यायाम करके क्या करना चाहिए? व्यायाम करने के बाद में कई लोग जैसे थोड़ा तेल में लगा के मालिश वालिश करवाते हैं, मर्दन करते हैं। तो अष्टांग हृदय के अनुसार व्यायाम करने के बाद में मर्दन करने के लिए बोला है। विश्राम नहीं करते भैया, ना तो सो जाते हैं ना दुग्धपान करते हैं, मालिश के बाद मर्दन। ठीक। फिर ऋतु अ, हेमंत ऋतु में शरीर की अग्नि की क्या अवस्था होती है? तो जठराग्नि तीव्र होती है, प्रबल होती है, इसलिए अपन सबसे हैवी मांस हेमंत में खाने के लिए बोला गया है। और अष्टांग हृदय के अनुसार जंबा का वेग रोकने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा में किस दोष के समान करना चाहिए? तो जंबा का वेग रोकने से वात प्रकोपित होता है, तो जंबा के वेग रोकने से जो चिकित्सा होगी वो वात के समान होगी। फिर ये नई चीज है जो इन्हें बताई है कि नव धान्य को, जो नव धान्य यूज नहीं करने को बोलते हैं, क्योंकि अष्टांग हृदय मानते हैं कि नव धान्य जो होता है वो अभिसंधि होता है, स्वतः संरोध करता है, इसलिए धान्य भी, है ना, पुराने ही ग्रहण करने के लिए बोला। फिर आते हैं स्थूल चिकित्सा में अष्टांग हृदय ने त्रिफला का क्या अनुपान बताया हुआ है ना। स्थूल जो अपन पढ़ते हैं संदर्पण तर्पण जो होता है उसमें सात शोधराभ्यास आता है। सात शोधराभ्यास यानी अभ्या के साथ में चौधरी यूज करने के लिए बोलते हैं। त्रिफला को मधु के साथ लेने के लिए बोला है ना। अग्नि और वो शिला ऋतु लेने के लिए बोला है, और त्रिफला जो है वो मधु के साथ लेने के लिए बोला है। मधु जो है आमतौर पे सारी मधुर चीजें कफ को बढ़ाती है, लेकिन मधु जो है कफ नाशक होता है। फिर आओ, सीतोफलादी चूर्ण में यदि पिपली 25 ग्राम है तो चीनी कितनी मात्रा में होना चाहिए? तो सीतोफला तबाचीरी पिपलिया पिपली बहुला त्वचा, यानी दालचीनी एक भाग होती है, बहुला दो भाग होती है, और पिपली चार भाग होती है, तबाचीरी दालचीनी 8 भाग होती है, और मिश्री 16 भाग होती है। तो 4 चौको 16, इससे 4 गुना होना चाहिए चीनी। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका 4 गुना, यानी कि 100 ग्राम जो है इसमें शर्करा होनी चाहिए। 100 ग्राम ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हो गया था। फिर आओ, आचा चरक ने च्यवनप्राश को बालकों के लिए क्या कहा है? जल्दी बाला नाम च अंगवर्धनम, बाला नाम च अंगवर्धनम पढ़ता था। महापिशाची घृत और इसकी तुलना की थी अपन ने च्यवनप्राश की, कि महापिशाची घृत में बाला नाम च अंगवर्धनम लिखा रहता है, क्षत्रिय नाम मृदा नाम बाला नाम च अंगवर्धनम, और च्यवनप्राश में लिखा रहता है। फिर आओ, बच्चों में विटामिन ए की मात्रा कितनी होना चाहिए? तो ये इंटरनेशनल यूनिट में नहीं पूछिए, फॉर्मूला को 500 माइक्रोन होता है। सुश्रुत के अनुसार गर्भिणी को सूतिकागार में कब प्रवेश कराएं? तो 9वां महीने लगते ही प्रवेश कराएं, नवम में माहे 9 महीने होती है। अष्टांग बोलते हैं 8वें महीने में, सुश्रुत 9वें महीने में ही बोलते हैं। प्रथम विश्व वेग में सुश्रुत ने अगत का अनुपान क्या बताया? अगत को क्या के साथ लेना चाहिए? तो मधुसर्पी के साथ लेना चाहिए। अगत का सेवन मधुसर्पी के साथ करने के लिए कहा है। फिर आप 80 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं कि 6वें वेग में सुश्रुत ने दोषानुसार कौन सी चिकित्सा बताई?
यहाँ तक तो आयुर्वेदा पोर्शन के क्वेश्चन थे। अब चूंकि हिमाचल में जीके भी आता था, उसके क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, देखते हैं अपन में से कितने बनते हैं। तो चोबिया दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? अब इससे पहले मंडी और कुल्लू के बीच में जो दर्रा होता है वो पूछ चुके हैं वो, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है, वो नाम तो लिखा नहीं है, चोबिया दर्रा आंसर नहीं था वहां पे मंडी कुल्लू का। तीन में से आंसर देना है, तो क्वेश्चन तो हल करना पड़ेगा। इसका आंसर है लाहुल और भरमौर। फिर आए नालागढ़ किस रियासत की शाखा थी? तो नालागढ़ जो है कहलूर रियासत की शाखा थी। कहलूर। कामना देवी मंदिर शिमला शहर के किस क्षेत्र में स्थित है? ये वाला तो आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जापू मंदिर जो है वो हनुमान जी का मंदिर है। जितने भी शिमला गए हैं वो यहाँ गए हैं जापू मंदिर में, वो हनुमान जी का है। जो संजीवनी बटी लेके आए थे और उनने थोड़ा विश्राम किया था वहां पर जापू मंदिर में, तो हनुमान जी का। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। तीन तीन ऑप्शन में से है, आप तीन में ये संजौली तो हिमालय से, हिमाचल शिमला से थोड़ा दूर है, ये आंसर है इसका। बालूगंज। फिर और चेरवाल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? चेरवाल त्योहार जो है भादों में मनाया जाता है। भादों का ही टाइम चल रहा है अभी, आषाढ़ भादों। लोक नृत्य क्वांग किस क्षेत्र में प्रचलित है? लोक नृत्य क्वांग जो है वहाँ के किन्नौर क्षेत्र में, हिमाचल के किन्नौर क्षेत्र में प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित राज्य बना था? केंद्र शासित राज्य जो है वो बीच में बनना पड़ा था इसको 1956 में। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी, 18 दिसंबर। दिसंबर में जरूर जाते हैं लोग हिमाचल, दिसंबर में छुट्टी होती ना बच्चों की, क्रिसमस की। चले हिमाचल घूमने भैया, 18 दिसंबर 1970 को हुई थी। फिर आते हैं साबड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना किस नदी पे विकसित की जा रही है? तो उसका आंसर है पब्बर, पब्बर नदी पे। हिमाचल प्रदेश में नर भेड़ केंद्र कहाँ है? नर भेड़ ऊन, ऊन की जरूरत है भैया स्वेटर बनाने के लिए, तो भेड़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो नर भेड़ केंद्र जो है नरवाई मंडी में है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? यानी उस समय जब ये 15 का क्वेश्चन है, उस समय आचार्य देवव्रत थे वहां के। ये था हिमाचल का जीके। अब आते हैं अपन हिंदुस्तान की जीके में, लगा लो खुद। 91 है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2015 में स्वच्छता सर्वेक्षण 2015 में ही चालू हुआ था, के अनुसार भारत का कौन सा शहरी क्षेत्र, शहर का मतलब थोड़ा शहर जो है वो सबसे गंदा है? दमोह, देवरिया, करीमगंज और बेगूसराय। सर जो है वो दमोह है। फिर आते हैं भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है जिनकी मुखिया महिलाएं होती हैं? या महिलाओं की चलती है, मतलब आप बताओ जल्दी। केरल, गोवा, मेघालय, लक्षद्वीप। इसका आंसर लक्षद्वीप है। घर की मुखिया लक्षद्वीप है ही कितने घर। मेघालय में तो नहीं है उतना, मेघालय की तो पीएसपी है अपनी, मेघालय का नहीं है। मेरा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है 2015 के हिसाब से सोचना है। जहां तक मैं जानता हूँ नवाब तुकी, तरुण गोगोई, टी आर जेलियान, मुकुल संगमा। तरुण गोगोई तो नहीं है, क्योंकि ये तरुण गोगोई जहाँ तक है वो शायद असम के। ये मुकुल संगमा भी अरुणाचल प्रदेश के नहीं है, मिजोरम, मिजोरम शायद दूसरी जगह से है। ये भी सही नहीं हो सकता। दो में आंसर है ए और सी में, क्या हो सकता है जल्दी बताएं। 2015 के हिसाब से इसका आंसर नवाब तुकी, नवाब तुकी। फिर आप भारत के किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी? ये इस पे तो मूवी बन चुकी है जिसका नाम 10वीं करके है। फिर आप 95 में वह सामाजिक कार्यकर्ता कौन है जिनके विरुद्ध एसआर ग्रुप ने यह करके मानहानि का मुकदमा किया था कि उसने उनकी मध्य प्रदेश में चलाई जा रही विद्युत।
गिराओ भैया, गूगल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन है? ये तो सुंदर पिचाई। अब्देल फतेह इल्यासी किस देश के राष्ट्रपति हैं? सीरिया, सऊदी अरब, है ना, लेबनान, मिस्र। इसका आंसर है मिस्र। 2015 में, दिसंबर 2015 में होने वाले विश्व योगासन प्रतियोगिता कहाँ होने जा रही है? विश्व योगासन प्रतियोगिता नई दिल्ली, मनीला, कोलंबपुर, बैंकॉक, मलेशिया, कुआलालंपुर। नेपाल में हाल में जो संविधान बनाया है, उसे बनने में कितने वर्ष लग गए? बनने में खूब टाइम लिया भैया सरकार ने, 7 वर्ष। राजतंत्र था, उनसे अब लोकतंत्र हो गया उसमें नेपाल में। हाल में ही किस देश में वैज्ञानिकों को लाखों वर्ष पुराना ऐसा मानव कंकाल मिला जिसका मस्तिष्क बहुत ही छोटा है? मस्तिष्क बहुत ही छोटा है, ये कंकाल मिला है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।